वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास हम लोग लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया था और वर्तमान में हम लोग वैदिक कालीन इतिहास को लेकर चल रहे हैं। क्लास नंबर फोर्थ है। क्लास नंबर थर्ड में हमने वैदिक कालीन संबंधी कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था, जिनकी संख्या लगभग 42 थी। आज हम वैदिक कालीन इतिहास को क्लास नंबर फोर्थ के जरिए इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हम उत्तराखंड के प्राचीन राजवंश आदि को देखेंगे। तो ठीक है, तो आज के जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने गढ़वाल शब्द उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये बहुत ही हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं श्री हरिदत्त भट्ट शैलेश के द्वारा ये कथन कहा गया है कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति यहाँ छोटी छोटी बहने वाली नदियों जिनको गाड़ भी कहा जाता है उसी से ही गढ़वाल शब्द बना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वह स्थल जहाँ यमुना व टोंस का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था वह किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सम्राट अशोक का शिलालेख, कालसी अभिलेख। ठीक है, जहाँ पर यमुना टोंस नदी का संगम होता है देहरादून के पास में, वह क्षेत्र कौन सा है? कालसी नदी पे। ठीक है, कालसी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनपद के हिमड़ियान पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था तथा जिसके पुरावशेष वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ गुफा आज भी मिलते हैं? कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को फॉर्मेट चेंज करके, जो आजकल नया पैटर्न है जो आप समझ सकते हैं, हिमयान पट्टी का भी उल्लेख किया है। ठीक है, और हिमयान पट्टी के पर्वत का भी उल्लेख किया है, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड का भी उल्लेख किया है। तो यह स्थान कहाँ पर स्थित है? यह टिहरी में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, गढ़वाल का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था और जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित करके रखा गया। देखिए, अब इसमें दो चीज़ें घुमा के दी हैं। एक तो बताया गया कि ऐसा कौन सा स्थान जो एक प्राचीन विद्यापीठ था, वो आपका कण्वाश्रम था। कण्वाश्रम से आप समझ सकते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग वहाँ पे हुआ था। वहीं पर अभ्यागत शाकुंतलम की रचना की गई थी कालिदास के द्वारा। तो आप इन चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं। और वर्तमान में जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित करके रखा गया है, तो वो कौन से स्थान हो जाएगा? कण्वाश्रम। तो सही उत्तर हो जाएगा कण्वाश्रम। ओके, चलिए आगे देखते हैं, असंगत कथन का चयन करें। देखिए, असंगत कथन क्या है? कल्पनाथ व देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल मिले हैं, ये उत्तर बिल्कुल सही है। राजकुमारी ईश्वरा के लेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। ठीक है, तो उपत्यका का मतलब कि यमुना के जो घाटी है उसके में यदुओं का शासन था, बिल्कुल सही है। मोरध्वज कोटद्वार जिसका नाम है से तीसरी सदी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और आगे देखते हैं, अल्मोड़ा के सिक्के चंद्रवंश से संबंधित है? नहीं, अल्मोड़ा के सिक्के अमोघ भूति वंश से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, आपका कुणिद वंश से, अमोघ भूति नहीं कुणिद वंश से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर डी ठीक हो जाएगा, जो चंद्रवंश से संबंधित नहीं है। ओके, आगे देखते हैं, निम्न सिक्कों में शिवदत्त, शिवपालिक, हरिदत्त के नाम लिखित हैं। ठीक है, तो ये किस में लिखित है? तो ये जो लिखित है ये अल्मोड़ा सिक्कों प्रकार के सिक्कों में लिखित है, जो कुणिद राजाओं के बारे में उल्लेख करता है। ओके, देखते हैं, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो बाड़ाहाट में जो त्रिशूल लेख पाया गया है उसमें जिस लिपि का उल्लेख किया गया है वह लिपि है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूके ट्रिपल एस एग्जाम में ये शंख लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। ओके, मुनि की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं कौन सी हैं? ठीक है, तो मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर कुषाण कालीन मुद्रा मुनि की रेती से प्राप्त की गई है। ओके, निम्न में से मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मूर्ति पीठिका लेख। ठीक है, तो मूर्ति पीठिका लेख जो प्राप्त हुए हैं, जो मूर्ति, ये आपका हो जाएगा कुलसारी, जो आपका चमोली में है, और देवलगढ़, इन दोनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं, निम्न दिए गए कथनों स्थानों में से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो ताम्रपत्र जो लेख हैं, ये जो इनका जो उल्लेख है कार्तिकपुर राजाओं का जो राजवंश था, ठीक है, जिनको बाद में कत्यूरी राजवंश भी कहा गया, तो ये जो बैजनाथ, पांडुकेश्वर, कंडारा व बालेश्वर मंदिर, इन सभी स्थानों पर इन राजाओं के ताम्रपत्र लेख मिले हैं। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कालसी शिलालेख किस जनपद में स्थित है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो देहरादून जनपद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक सुमेलित हमें करना है, तो हम सुमेलित इसको कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कालसी अभिलेख कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कालसी अभिलेख के बारे में कुछ जानकारी है, उसको हमें मैच करना है। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं।
यहाँ पर हमें जो मैच करना है वो हमें दिखाया जा रहा है कि कालसी जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखित है। ठीक है, तो कालसी लेख की भाषा है प्राकृतिक भाषा हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका मिस्टर फॉरेस्ट है, जेम फॉरेस्ट फॉरेट, मिस्टर फॉरेट ने किस चीज़ की खोज की थी, वो की गई थी कालसी शिलालेख की खोज की गई थी। ओके, और कलकुट क्या है, कलकुट क्या है, ये कुणिदों की राजधानी थी। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यमुना व टोंस नदी के संगम पर अभी हमने पढ़ा है कालसी शिलालेख वहाँ पर स्थित है। ओके, देहरादून के पास में। तो ये आपका मैचिंग हमारा हो गया। इसके अनुसार जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय क्या है। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है, तो अब समय पूछ लिया गया है तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। तो अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय 257 ईसा पूर्व हो जाएगा। ओके, कालसी का प्राचीन नाम क्या है, तो कालसी का जो प्राचीन नाम वो कलकुट व सुधनगर दोनों के नाम से जाना जाता था। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको अब क्वेश्चन का लेवल डीपली आपको स्टडी करना है। अब आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कालसी का शिलालेख किसका है या कालसी अभिलेख कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। किस शिलालेख में वहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद एवं क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, तो ये बहुत आसान है, ये कालसी शिलालेख में इसको कहा गया है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में लेखा परीक्षक किसे कहा जाता है, शिलालेखों की बात की जा रही है। ठीक है, शिलालेखों में तत्कालीन जो मौर्य वंश के शिलालेखों की ज़्यादा जानकारी दी जा रही है, क्योंकि कालसी की बात चल रही है। तो उसी के शिलालेखों में जो लेखा परीक्षक होता है, ठीक है, जो सीनियर अकाउंटेंट होता है या आपका महालेखा परीक्षक होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कहा जाता था। ठीक है, तो इसको अक्षपटलिक कहा जाता था। ठीक है, मौर्य वंश में अक्षपटलिक कहा जाता था। तहसील के लिए प्रयुक्त शब्द है शिलालेखों में। ठीक है, तो तहसील किसे कहा जाता था शिलालेखों में, तालुका। ठीक है, आपने तालुका शब्द अगर आपने सेट मैक्स पे एक बहुत ही मूवी आती है सूर्यवंशम। ठीक है, सूर्यवंशम मूवी कई बार आती है, फेवरेट मूवी है सेट मैक्स की। तो उसमें क्या है कि तालुका शब्द का जिक्र किया जाता है जो तहसील के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसको। प्रतिहार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, तो जो प्रतिहार शब्द है वो उस तत्कालीन समय में द्वार रक्षक के लिए प्रयुक्त किया जाता था, गार्ड आदि के लिए। तहसीलदार के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप देख के सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोअर पीसी एग्जाम देने जा रहे हो तो तहसीलदार आप नियुक्त होंगे। ठीक है, तो आपको शुभकामनाएं तो है ही, तो आप क्या बने जाएंगे, कुलचारिक कहा जाएगा आपको। ठीक है, निम्न में से बलाध्यक्ष किसे कहा जाता है, ठीक, कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक है, तो जो बलाध्यक्ष का कारण है वो है सेना नायक को कहा जाता था। ये आपको जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है, जैसे मौर्य वंश पढ़ा होगा, उसके भी आपको प्रशासन संबंधित जो प्रश्न है उसका भी इनको आपको जानकारी मिल रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिलालेखों में महत्तम किसे कहा गया था। ठीक है, शिलालेखों में जिस महत्तम शब्द का जिक्र है वह किसका जिक्र है, वो है ग्राम शासक को या ग्राम प्रधान का जिक्र है। और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, गढ़ रक्षक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। गढ़ रक्षक, एक तो आपका द्वारपाल हो गया, और एक गढ़ रक्षक शब्द जिसका प्रयोग किया है उसे बोला जाता है कोटपाल। ठीक है, कोटपाल कहा जाता था। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा वैदिक कालीन इतिहास के प्रश्न थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभ सिद्ध हो रहा होगा। 1 या 2 दिन का बीच में गैप हो जा रहा है, उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी है, लेकिन कोशिश है कि वीडियो लगातार आती रहे और उत्तराखंड का इतिहास आपके आगामी जो अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस एग्जाम है उससे पहले इसको समाप्त कर सके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।